मेरा शौहर एक 16 साल लड़के को घर ले आया। कहने लगा ये लड़का बेसहारा है और यतीम भी है, घर का काम करेगा और हमें इससे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मेरा शौहर बहुत ज्यादा कंजूस था, हर वक्त मुफ्त के चक्कर में रहता था। वो लड़का दिखने में बड़ा खूबसूरत था। मैंने अपने शौहर से पूछा कि ये कहाँ से मिल गया। आपको कहने लगा मेरे दोस्त के घर इसने चंद माह काम किया है, लेकिन अब वो अमेरिका जा रहा था तो मुलाजिम मुझे दे दिया। बस 2 वक्त की रोटी खाएगा और जो काम को हो कर देगा। ये सुनकर मैंने कहा, असलम हमारे घर में पहले ही बस 2 कमरे हैं, एक को ड्राइंग रूम बना रखे है, ये एक हमारा कमरा है, बाकी ये खुला सहन है, ये लड़का रहेगा कहाँ। मेरे इस सवाल पर वो कहने लगा, इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस सहन में एक चारपाई इसे बिछा देना, चुपचाप सो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। वो लड़का बड़ा ही चुप सा था। अगली सुबह ही मैंने उसे किचन के काम में लगवा दिया। चुपचाप वो सारे काम करता रहा, खुद ही पूरे घर की सफाई भी कर दी। मैंने उसे नाश्ता बना कर दिया तो भी चुपचाप खामोशी से खा लिया। मैंने कहा कि क्या तुम बोलते नहीं हो? तो वो कहने लगा, मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ बेगम साहिबा। मैंने कहा कि तुम्हारे घर वालों में से कोई भी नहीं है। कहने लगा कि पता नहीं, मैंने तो आंख खोली तो यतीम खाने में था। 3 साल का था जब एक शख्स मुझे यतीम खाने से ये कह कर लाया कि उसके घर औलाद नहीं है और उसे बच्चा चाहिए। वो कहने लगा था कि अच्छे स्कूल में डालूंगा, बच्चे को अच्छी तालीम और तरबियत दूंगा, लेकिन 5 साल की उम्र में ही उसने मुझे घर के कामों में लगा दिया। छोटे मोटे सामान लाना, बर्तन धोना, मेहमानों के आगे बर्तन लगाना, बस जी ऐसे ही जिंदगी गुजरने लगी। फिर वो बूढ़ा मर गया तो उसकी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर दूसरे दिन मुलाजमत शुरू कर दी, लेकिन जिसने भी रखा 2 वक्त की रोटी के लिए ही रखा, इससे ज्यादा किसी ने कुछ दिया नहीं। 2 रोटी की इवज में घर का सारा काम कर देता हूँ। ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ था। बेचारी की क्या जिंदगी थी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे दिया करूंगी। असल में मेरे मियाँ की भी इतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं है। वो कहने लगा, नहीं बीबी जी रहने दें, बस 2 वक्त की रोटी दे रही है ना, मेरे लिए यही काफी है। मेरा कौन सा खानदान है जिसकी मुझे कफालत करनी है और उसको मुझे पैसे देने हैं। मेरे दिल में उस बच्चे के लिए हमदर्दी सी पैदा होने लगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह हमदर्दी मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली है। मेरे शौहर का काम का सिलसिला कुछ ऐसा था कि कई दिनों से दूसरे शहर में जाना पड़ता था। जिस कंपनी में वो काम करता था उसका बॉस मेरे शौहर को महीने में 3 दफा दूसरे शहरों में भी ऑर्डर लेने के लिए भेजता था। अब मेरा शौहर दूसरे शहर जाता तो 3-4 दिन बाद ही वापस आता था। इन दिनों में मैं घर में अकेली होती थी। मेरी शादी को 4 साल का अरसा गुजर गया था, लेकिन मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी यतीम बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव करूंगी तो हो सकता है मेरी ही ये बात मेरे रब को पसंद आ जाए और वो साहिब औलाद कर दे। मैं शायद एक ही गलती कर बैठी थी। मेरा शौहर कुछ दिन के लिए अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया था। घर में या तो मैं थी या फिर वो मुलाजिम लड़का। मैंने तो उसकी बेबाकियां अब देखी थी। मैं किचन में आटा गूंद रही थी जब वो किचन में आ गया। मैं किचन में बिना दुपट्टे के ही काम करती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस लड़के की नजरों में इस कदर बेबाकी भी हो सकती है। मैं बिना दुपट्टा आटा गूंद रही थी जबकि वो बर्तन धोने के बहाने वो सिंक के पास खड़ा हो गया और सिंक के बिल्कुल बराबर ही मैं आटा गूंदने में मसरूफ थी। अपनी सोचों में गुम थी कि जब अचानक से मेरे वजूद में चूंटियां सी रेंगती महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि किसी की तेज नजर मेरे वजूद पर किसी आरे की तरह वार कर रही है। मैंने पलट कर देखा तो वो लड़का मुझे ही देख रहा था। मेरे देखने पर वो एकदम नजरें चुराकर बर्तन धोने लगा। पहले तो मैं घबरा गई थी, तो फौरन से मैंने किचन के दरवाजे पर लटका हुआ अपना दुपट्टा लिया और खुद पर लपेटा। तकरीबन आटा गूंद चुका था। मैंने उसे एक डब्बे में डाला और फ्रिज में रख दिया और फौरन से किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई। अपने बेड पर बैठकर ये सोचने लगी कि आखिर ये लड़का मुझे क्यों देख रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा। इतना सा बच्चा भला मुझे क्यों बुरी नजरों से देखेगा। अल्लाह ताला ने औरत की फितरत में ये बात शामिल कर रखी है कि वो अपनी उठने वाली हर गलत निगाहों को महसूस कर लेती है, और मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था। लेकिन इस बच्चे का सोचकर मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मैं नहीं समझती थी कि इस उम्र का बच्चा ऐसी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है।
जिस तरह से उसने अपनी मजलूमियत के किस्से मुझे सुनाए थे, मैं उसे हमदर्दी से जताने लगी थी। कुछ देर बाद मैं कमरे से बाहर निकल गई। देखा वो घर की सफाई कर रहा था। मैं सोफे पर बैठ गई और उसे देखने लगी। दिखने में बज़ाहिर उसमें मुझे बुराई नजर नहीं आ रही थी। अपने काम से काम रखने वाला था। मैंने सोचा शायद मैंने इसके बारे में गलत अंदाजा लगाया है। खाना खाने के बाद कहने लगा, बेगम साहिबा सर्दी बहुत हो गई है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कमरे में सो जाऊं। उसकी बात तो ठीक ही थी। मौसम सरमा शुरू हो चुका था और हवा में खनफी सी थी। रात को सहन में ठंड महसूस होती थी। मैंने कहा, कहाँ सोगे? मेरे घर में कोई दूसरा कमरा थोड़ी है। ये कमरा है जिसे मैंने अपनी सिलाई के लिए कर रखा है। इसमें बहुत कपड़ा बिखरा पड़ा हुआ है। कहीं सिलाई मशीन है, कहीं सीने वाले कपड़े हैं और छोटा सा कमरा है। मेरी चीजें तुम इधर उधर करके लेट जाओगे और मैं फिर ढूंढती रहूंगी। कहने लगा, तो आपके कमरे में सो जाऊं? ये सुनकर मैं चौंकी थी। वो कहने लगा, बेगम साहिबा मैं जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाऊंगा, लेकिन बाहर मुझे बड़ी ठंड लगती है। मैंने अभी तक सर्दियों के बिस्तर और रजाइयां नहीं निकाली थी। मैंने उसे अपने कमरे में सोने की इजाजत दे दी, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी के आसार देखे थे, जिसे वो ये सुनकर बेहताशा खुश हुआ। फौरन से उसने अपना बिस्तर उठाया और मेरे कमरे में जमीन पर भी जाकर लेट गया। मुझे अंधेरे में सोने की आदत थी। मैंने सोने से पहले कमरे का लैंप बुझा दिया था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता गहरी नींद में जाने लगी। जिस सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर मुझे भारी सा लग रहा था। शायद मैं जरूरत से ज्यादा सो गई थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। हालांकि मैं 10 बजे उठी थी, लेकिन मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं बहुत सो चुकी हूँ। उठकर बैठी तो मुझे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैंने जब बेड के नीचे देखा तो उस लड़के का बिस्तर तय था, यानी कि वो उठ चुका था और मेरे ही वॉशरूम में था। कैसा तेज है ये मुलाजिम, बिना इजाजत मेरे वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा था। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो मेरा वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा है। मैंने सोचा कि जैसे ही वो बाहर आएगा उसे कह दूंगी कि आइंदा से कमरे का वॉशरूम इस्तेमाल ना करे। जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया तो नहा कर आया था। मुझे देखकर अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सज गई थी। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मेरे तो बाल खुले हुए हैं और बिखरे हुए हैं। हालांकि जब मैं सोई हुई थी तो मेरे बालों की पोनी बनी हुई थी। बहरहाल मैंने फौरन से अपने बालों को लपेटकर जोड़ा बनाया। दुपट्टा जब मैं उठाने लगी तो उसकी चादर की जानिब देखकर मेरे होश उड़े थे, जो कि बुरी तरह से बिखरी हुई थी। हालांकि मैं तो जिस पर सोती थी वहीं से उठती थी। मुझे कभी भी बेड पर फैलकर सोने की आदत ना थी, लेकिन बेड की चादर को देखकर ये लग रहा था मुझे कभी भी बेड पर फैलकर सोने की आदत ना थी, लेकिन बेड की चादर को देखकर ये लग रहा था कि जैसे उस पर कोई सो के ना सिर्फ उठा हो, बल्कि जो बात मेरे जहन में आई मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थी। वो बच्चा फौरन से अपना बिस्तर उठाकर कमरे से बाहर जाने लगा। मैंने कहा, बात सुनो, मुझे अब तक उसके नाम का नहीं पता था। कहने लगा, जी बेगम साहिबा। मैंने कहा, रात को कहाँ सोए थे? तो मेरे इस सवाल से उसके चेहरे की रंगत उड़ी थी। कहने लगा, बेगम साहिबा जमीन पर सोया था। क्या हुआ? मैंने कहा कि कुछ नहीं, जाओ। वो जाने लगा तो मैंने फिर से उसे पुकारा। मैंने कहा, बात सुनो। लड़के वो फिर वहीं रुक गया, पलट कर मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि आइंदा मेरा वॉशरूम इस्तेमाल मत करना। वो कहने लगा, ठीक है, नहीं करूंगा। मैंने कहा, नाम क्या है तुम्हारा? कहने लगा कि आप जो भी रखते हैं, वैसे मुझे अली कहते हैं। यतीम खाने वालों ने यही रखा था। वो कमरे से जा चुका था। मैं बेड से उठी तो मेरी कमर में अजीब सा दर्द का एहसास था। तबीयत में भी सुस्ती छाई हुई थी। दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं अपने बिस्तर से उठकर बाहर जाऊं। उसे चाय बनाना आती थी, इसलिए मैंने कहा, अली। कहने लगा, जी बेगम साहिबा। उसने फौरन से मेरे कमरे का दरवाजा खोला था। मुझे एक कप चाय बना दो, पता नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी इस बात पर उसके होश से उड़े थे। कहने लगा, हाँ ऐसा हो जाता है, ऐसे काम में ऐसा होता है। ये कहकर वो बाहर चला गया। मैं ये सोचने लगी कि ऐसा कौन सा काम किया है। मैं कमरे से बाहर आई, वो किचन में मसरूफ था। मैंने अपने मोबाइल से अपने शौहर को कॉल की। पहली बार मेरा दिल अपने शौहर के जाने पर बड़ा अजीब हुआ था। मैंने कहा, असलम कब वापस आओगे? कहने लगा, क्या हो गया लीना? अभी मुझे आए हुए टाइम ही कितना हुआ है? तुम्हें पता है दूसरे शहर में 3-4 दिन लग जाते हैं। पहले तो तुमने कभी याद नहीं किया। उसकी बात ठीक थी, लेकिन पता नहीं इस बार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। कहने लगा, अच्छा फोन बंद करो, मैं मीटिंग में मसरूफ हूँ, तुम्हें मैं रात को ही कॉल करूंगा। मैंने कहा, ठीक है। वो कहने लगा, वो लड़का तो ठीक से काम कर रहा है ना? मैंने कहा, हाँ हाँ कर रहा है। असलम मेरी आवाज
आवाज सुनकर कहने लगा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ है तुम्हें? हम दोनों मियाँ बीवी ही तो थे, इसलिए हम में बहुत इत्तेफाक और मोहब्बत थी। हम एक दूसरे के लहजों से ये जान चाहते थे कि सामने वाला परेशान है या नहीं। मैंने गहरी सांस खारिज किया और अपने शौहर से कहने लगी कि कुछ नहीं, बस कल से मेरा सर भारी है। मेरी तबीयत काफी बोझल सी महसूस हो रही है, बदन थका थका सा लग रहा है। मैं जब यह बात कर रही थी, सामने खड़ा मुलाजिम मुझे ही देख रहा था। उसकी नजरों में एक अजीब सी तपश थी जो मुझे अपने वजूद पर पड़ती हुई महसूस हो रही थी। इसलिए मैं वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। मीटिंग जरूरी थी, इसलिए शौहर ने कुछ देर बाद कॉल बंद कर दी और मैं एक मर्तबा फिर नींद दराज सोकर बैठ गई थी। तभी दरवाजा हल्की सी चड़चड़ाहट पैदा करते हुए खुला। दरवाजे पर मुलाजिम ही खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा कि क्या हुआ बीबी जी, क्या आपको कुछ चाहिए? मैंने आंखें बंद करते हुए उसे नफी में सर हिलाकर इशारा दिया कि नहीं, बस कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मैंने आंखें बंद करते हुए महसूस किया था कि जैसे वो दरवाजे के पास ही खड़ा मुझे घूरा है। अगले ही पल मैंने आंखें खोलकर उसे देखा तो वो फौरन हड़बड़ाकर अपना चेहरा संजीदा कर चुका था। कहने लगा, बीबी जी मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अगर आप चाहें तो मैं आपके सर की मालिश कर देता हूँ। मैं बहुत अच्छी मालिश करता हूँ। लेकिन मैंने उससे इनकार कर दिया, इतना कह के कि मेरे लिए बस एक कप तेज पत्ती डालकर चाय ले आओ, शायद मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए। वो ताबेदारी से सर हिलाकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद ही चाय हाजिर थी। पीने में मुझे काफी कड़वी लग रही थी। उसने शायद पत्ती कुछ ज्यादा ही डाल दी थी। बहरहाल चाय पीते ही मुझे सुकून सा भी महसूस होने लगा था, इसलिए मैं बहुत जल्दी गहरी नींद में सो गई। मुझे इस बात की कोई परवाह ना थी कि घर यूं ही खुला पड़ा है, कोई आ गया तो, क्योंकि मुझे उस मुलाजिम पर पूरा भरोसा था। वैसे भी उसने मेरी मौजूदगी में पूरे घर को बड़े ही अच्छे तरीके से संभाल लिया था। मैं उस वक्त ऐसे ही सोई। ये रात की 9 बज रहे थे जब मेरी आंख खुली। कमरा हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। मैं जब उठी तो घड़ी पर वक्त देखकर बुखला गई थी। भूख से तो मेरी हालत वैसे भी खराब हो रही थी, सिवाय एक कप चाय के आखिर में मैंने पिया ही क्या था। उठकर बाहर आई तो मुलाजिम मुझे देखकर फौरन मेरी तरफ आया। कहने लगा कि बेगम साहिबा, आपकी तबीयत ठीक हुई, आपके लिए खाना लगाऊं? वो तो जैसे मेरा इंतजार कर रहा था। मैं कहने लगी कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं इतनी देर तक पता नहीं कैसे सोई रही। मेरी इस बात पर वो हल्का सा मुस्कुराया और मुझे बागौर देखने के बाद कहने लगा कि आप सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी, जगाना मुनासिब नहीं लगा। उसकी बात पर मैंने चौंक कर उससे देखा था। मैं कहने लगी, क्या मतलब? तो कहने लगा कि अरे बीबी जी, आप इतने मजे से सुकून की नींद सो रही थी। भला नौकर साथ हूँ मैं, और कौन होता हूँ आपकी नींद में खलल डालने वाला? वैसे भी पूरे घर के काम तो मैंने निपटा ही दिए थे, और काम ही कितने थे जो आपको उठकर करने थे। इसलिए सोचा कि आप सो रही हैं, मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ। उसके हाथ में बहुत जायका था। उसने जो खाना बनाया था बड़ा ही लजीज था। मैंने पेट भरकर खाया था। वो भी दूर खड़ा मुझे देख रहा था, लेकिन मैंने उसे भी सामने कुर्सी पर बैठने का कहा तो फिर मेरे शौहर की भी कॉल आ गई और मैं कमरे में कितनी ही देर अपने शौहर से बातें करती रही। 2 घंटे से मुसलसल मैं अपने शौहर से बात कर रही थी और इस दौरान कमरा बंद था। वो मुलाजिम कमरे से बाहर ही मौजूद था। जब 2 घंटे गुजर गए तो अचानक दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैंने देखा तो वो बोला, आप कितनी देर मजीद अपने शौहर से बात करेंगी? बेगम साहिबा, मुझे नींद आ रही है। वो इस कदर ऊंची आवाज में बोल रहा था कि उसकी आवाज यकीनन मेरे शौहर ने भी सुनी थी। एकदम से फोन की दूसरी जानिब से खामोशी छाई। फिर मेरा शौहर इंतहाई संजीदगी से कहने लगा कि ये मुलाजिम कहाँ सोने की बात कर रहा है भला? मैं क्या जवाब देती? फौरन से कहा कि 2-3 दिन से ठंड भी काफी बढ़ चुकी है, इसलिए मुलाजिम अब घर के अंदर ही सोता है। कल रात भी यही मेरे कमरे में बिस्तर बिछाकर सोया था। इस बात पर शौहर कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, इसको ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बाहर लॉन्च में ही सोने का कह दो। अब इतनी भी कोई ठंड नहीं है। घर का दूसरा कमरा तुम थोड़ा तरतीब दे लो, वही एक कोने में इसका बिस्तर लगा दो, वहीं पर सो जाया करेगा। शौहर की बात मैं बखूबी समझ चुकी थी, इसलिए शौहर से बात करने के बाद मैं बाहर आई और उस मुलाजिम को साफ साफ कह दिया कि तुम यही लॉन्च में ही कोने पर अपना बिस्तर बिछा कर सो जाओ, मैं अपने कमरे में नहीं सुला सकती। मैं तंग होती हूँ। मेरी इस बात पर उसने बेयकीनी से मुझे देखा था। फिर गहरी सांस खारिज करके कहने लगा कि ठीक है, मैं तो आपको अपनी बेगम साहिबा समझता था, लेकिन आपको तो मुझ पर इतबार ही नहीं है। ऐसा कहते हुए उसके मोटे मोटे आंसू भरने लगे थे। ये देखकर तो मैं शर्मिंदा सी हो गई थी, और इतना मासूम बच्चा, भला मैं उस पर शक कैसे कर सकती थी? लेकिन चूंकि शौहर का हुक्म था, उसकी गैर मौजूदगी में कहा माना मुझ पर फर्ज था। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यही लॉन्च में सो जाओ, और हाँ, सुबह उठकर नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी। इतना कहने के बाद मैं
अपने कमरे में चली गई। हैरत की बात तो ये थी कि इतना सोने के बावजूद भी जब मैं अपने बिस्तर पर लैंप ऑन करके कहानियों की किताब पढ़ने के लिए बैठी तो एक मर्तबा फिर नींद मुझे अपने गलबे में लेने लगी थी। मैं वहीं बैठे बैठे ही सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मेरी आंख खुली थी। मैं तो समझ रही थी कि मेरा शौहर मेरे पास मौजूद है, लेकिन जब आंख खोलकर मंजर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। अगले ही पल मेरे सारे होश ठिकाने आ चुके थे। मेरा शौहर तो घर पर ही मौजूद ही नहीं था और जो मंजर मैंने देखा मैं हैरान हो चुकी थी। मुलाजिम दबे दबे कदमों से अपनी शर्ट को उठाए मेरे कमरे से बाहर जा रहा था। मैं तो जितनी हैरान होती उतना कम था। अपने हुलिये पे गौर किया जो उससे मुझे समझ आया मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं तो एक पल में उस नौकर से खौफ आने लगा था। मेरा वजूद एक मर्तबा फिर दर्द से टूट रहा था। जो कुछ मैं महसूस कर रही थी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं फौरन वॉशरूम में चली गई। ये खौफ की लहर मेरे वजूद पर हावी हो चुकी थी। साफ जाहिर था उस 16 साल नौकर ने मेरे साथ गलत काम किया था। मैंने अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। उसके बाद तो मैं सो ही नहीं पाई थी। भला 16 साल लड़का ये सब कुछ कैसे कर सकता है और मैं कैसे ये सब कुछ देती रही। मुझे होश क्यों नहीं आया था, यही सोचकर मैं पागल हो रही थी। अगली सुबह हुई तो वो नौकर यही लॉन्च में सो रहा था। कमरे से बाहर निकली तो मुझे अजीब से नजरों से घूर कर देखने लगा। मैं बगैर सबूत के उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन मैं उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करती हुई अपने घर के काम खुद ही करने लगी थी। उस दौरान मैंने नोट किया था कि वो लड़का बस उम्र से ही छोटा है, जबकि तजर्बा और नजरों से वो कोई भूखा भेड़िया ही लग रहा था। उस रात जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई तो मैंने उस लड़के को अपने कमरे में दाखिल तक नहीं होने दिया था। शायद वो मुझे कोई बेहोशी की दवा दे रहा था जिसकी वजह से मुझे होश नहीं रहती थी और उस रोज मैंने पूरी एहतियात बरती थी। कुछ देर बाद मुलाजिम कमरे में आया। मुझे देखकर कहने लगा कि बेगम साहिबा लाएं, अपना स्प्रे दें, मैं कमरे में छिड़का देता हूँ। लेकिन कुछ सोचते हुए मैंने उससे मना कर दिया। मैं कहने लगी कि मैं खुद स्प्रे कर लूंगी, तुम रहने दो। वो वहां से जा चुका था, लेकिन उस रात मैंने भी स्प्रे नहीं लगाया था। मेरी आदत थी कि मैं कमरे में स्प्रे करके ही सोया करती थी। इत्तेफाक से आज रात ही मेरा शौहर भी आने वाला था। मैं अपने बिस्तर पर लेटी और सोने की एक्टिंग करने लगी जैसे ही मैं गहरी नींद में सो चुकी थी। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। धीरे धीरे कोई कमरे में आया और फिर मुलाजिम मुझे आवाज देने लगा, बेगम साहिबा जाग रही हैं या सो रही हैं? बेगम साहिबा आपका लिए आ चुका है आपके साथ रात गुजारने के लिए। शायद उसे यकीन हो चुका था कि मैं सो रही हूँ, इसलिए वो अपनी असलियत दिखाने लगा था। मेरा पूरा वजूद चूंटियों से रींगने लग गया। एन उसी वक्त दरवाजा खुला था। मेरा शौहर वहां पर दाखिल हो चुका था। मुलाजिम ने तो अपनी शर्ट उठा रखी थी। यूं मालिक को सामने देखकर वो हड़बड़ा सा गया, जबकि मैं उसी पल उठकर बैठ गई। शौहर ने जब मुलाजिम को और मुझे देखा तो उसके माथे पर बल आ गए थे। दर हकीकत मेरे साथ जो हो रहा था मैं महसूस कर रही थी। उसके बारे में मैं अपने शौहर को उसी वक्त बता चुकी थी। मैं उन बीवियों में से नहीं थी जो मुनासिब वक्त के चक्कर में नुकसान करवा लेती थी। अगले ही पल शौहर कमरे में दाखिल हुआ और उस नौकर को गर्दन से पकड़कर थप्पड़ मारकर कहने लगा कि तूने जिस थाली में खाया है उसी में छेद कर रहा है। मैं तो तुझ पर एहसान करके इस घर में लाया था, लेकिन कैसी बेगैरती तूने मेरे घर में शुरू कर रखी थी। बता क्या किया था? पहले वो इनकार करता रहा, लेकिन जब मेरे शौहर की भारी भरकम हाथ उसके वजूद पर पड़े तो रोने लगा। रोकर उसने जो कुछ बताया हमारे वहम गुमान में भी नहीं था। कहने लगा कि यतीम खाने से जो शख्स मुझे अपने साथ लेकर मुझे अपने घर का नौकर बना कर लाया था, लेकिन उसके साथ साथ वो मेरे साथ गलत काम भी करता था। मैं सिर्फ 7 साल का था जब उसने पहली मर्तबा मेरे जिस्म को गलत तरीके से छूना शुरू किया था। वो मेरे जज्बात को बहा रहा था, मुझसे गलत काम करवाता था और मैं नौकर था। सवाब समझकर हर बुरा काम करता था। वो मुझे मारता भी था, अजियतें भी देता था। मुझे कहता था कि मैं ये करूं वो करूं और मैं करता जाता था। यही वजह थी कि वक्त से पहले ही मैं जवान हो गया। मेरे अंदर निस्वानी कशिश पैदा होने लगी। उस मालिक ने मेरे साथ जिनसी ज्यादती भी की और फिर जब मुझसे दिल भर गया तो एक नया नौकर रख लिया और मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद से मैं दर बदर भटकता फिर रहा हूँ। आपके घर आया तो मालकिन को देखकर मैं सब्र ना कर सका और फिर मैं उनके स्प्रे में ऐसी दवा मिला चुका था जिसे सूंघकर ये मीठी नींद सो जाती थी। मैं तो उनके सोने के बाद ही कमरे में आता था, तब तक वो खुशबू भी कम हो जाती थी। मुझ पर इस दवा का असर ना होता। मालकिन के सोने के बाद मैं उनके साथ ये सब कुछ कर गया। वो रो रो कर मेरे शौहर से माफी मांग रहा था, जबकि मुझे उस पर इंतहाई गुस्सा और अफसोस भी हो रहा था। मेरे शौहर ने उस वक्त घर से निकल जाने का कहा, लेकिन वो रोते हुए कहने लगा, मैं आधी रात को कहाँ जाऊंगा, मुझे बख्श दीजिए, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मगर उस जैसे लड़की को मजीद यहाँ पर रखना कोई अच्छी बात ना थी। उस बच्चे को बिगाड़ने में और इस
नौबत तक पहुंचाने में सबसे पहला हाथ उस मालिक का था जो उसे यतीम खाने से लेकर आया था। काश यतीम खाने वाले ये देख लेते कि ये बच्चा जिन हाथों में गया है वहाँ पर महफूज है भी या नहीं। अगर थोड़ी छानबीन कर ली जाती तो आज ये बच्चा ऐसा न करता। सारी रात मेरे शौहर ने उसे बाहर गेट पर ही बैठाए रखा था और अगली सुबह होते ही खुद उसे पुलिस के हवाले करके आए थे। पुलिस को भी सारे मामले से आगाह कर दिया गया था। उसे बच्चों की जेल में रखा गया था। कोशिश तो यही की जा रही थी कि उसकी ज़हनी व जिस्मानी तालीम व तरबियत की जाए ताकि वो आगे जाकर एक अच्छा इंसान बन सके। मेरे शौहर कितने ही दिनों तक इस असलियत को तस्लीम नहीं कर सके कि मेरे शौहर के अलावा किसी ने कितनी मर्तबा मेरे साथ ताल्लुक कायम किया है। मेरा शौहर दुनिया के अच्छे शौहरों में था। उसने मेरा भरपूर साथ दिया था। हम दोनों में मोहब्बत ही इतनी थी, उल्टा मैं शर्मिंदा थी। मगर मेरा शौहर बोला कि मेरी ही गलती है, मुझे छानबीन करके नौकर को लाना चाहिए था। अगर मैं उसे यहाँ ना लाता तो ये सब कुछ भी ना होता। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।